हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग RNTCP कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप यानी कि RNTCP किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत संरचनाएँ आती हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं यानी कि रणनीतियाँ क्या क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है RNTCP के अंतर्गत टीबी बीमारी का, और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या होता है RNTCP के अंतर्गत। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हर एक मेडिकल टर्म को अच्छी तरीके से समझाया जाता है विथ रिटन, और साथ में कोई भी अगर इंग्लिश का वर्ड है जो आपको नहीं समझ आता है, कोई भी हार्ड वर्ड है, उसकी आपको हिंदी यहाँ पे लिखी मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक। तो रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट ऑफ टीबी, ठीक है। टीबी की मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए भारत सरकार ने 1962 में, याद रखिएगा डेट, 1962 में नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ठीक है। बट दिस प्रोग्राम डिड नॉट अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द टीबी बर्डन। क्या कहना चाहता है, लेकिन हुआ क्या कि ये प्रोग्राम तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो टीबी का बोझ था वो कम नहीं हो पाया, और जो रिजल्ट मिला वो भी फ्रूटफुल नहीं था, ठीक है। जैसा मिलना चाहिए था रिजल्ट, ठीक, वो रिजल्ट जो है नहीं मिला यहाँ पे। उसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला क्या है, इनएडिक्वेट फंडिंग, यानी कि जो पैसा मिल रहा था भारत सरकार की तरफ से वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, ठीक। दूसरा क्या है, इंटरप्टेड सप्लाईज ऑफ ड्रग्स, टीबी बीमारी के अंतर्गत जो भी ड्रग्स यूज हो रहे थे उनका प्रॉपर तरीके से जो है सप्लाई नहीं हो पा रही थी या उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ओवर रिलायंस ऑन एक्सरेस फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। टीबी बीमारी को कंफर्मेशन करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे पर हम लोग दोस्तों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक निर्भर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लो ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट, ठीक है। यानी कि जो ट्रीटमेंट हो रहा था, जो टीबी का ट्रीटमेंट हो रहा था उसकी जो कंप्लीशन रेट थी, ठीक है, जो पूरे होने की जो दर थी वो बहुत कम थी। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टू रिमूव दीज शॉर्टकमिंग्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एंड लॉन्च द रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन 1993, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब जो भी मैंने आपको ऊपर कमियां बताई थी, ठीक है, इन कमियों को दूर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में कुछ संशोधन किया, ठीक। और उन्होंने फिर जो है 1993 में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम यानी जिसको हम RNTCP कहते हैं उसको लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, याद रखिएगा 1993 में, ठीक। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, RNTCP अडॉप्टेड डॉट्स, और तभी जो है RNTCP ने डॉट्स को जो है अडॉप्ट किया, डॉट्स को स्वीकारा। डॉट्स क्या होता है, याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। लगभग जो है 6 या 8 महीने का इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये टीबी का एक ट्रीटमेंट है, राइट। डॉट्स के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, ये आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, या इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो RNTCP होता है वो किन किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, या इसका क्या संगठन, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे। तो अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो ये 5 टियर स्ट्रक्चर है, क्या है, याद रखिएगा, 5 टियर स्ट्रक्चर है। वही अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं, ठीक है, केंद्र की बात करते हैं तो उसको हम 6 टियर सिस्टम मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, ठीक है, यानी कि केंद्र की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल टीबी डिवीजन जो है आपको यहाँ पे CTD देखने को मिलेगा एक, ठीक। अब जो इस CTD के अंदर जो है स्टेट लेवल आते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। नेशनल कोई हमारा जो राष्ट्र है वो स्टेट से मिलकर बना होता है, ठीक। तो प्रत्येक स्टेट में आपको एक स्टेट टीबी सेल मिलेगा। तो आप जानते हैं कि एक स्टेट जो है कई जिलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर यानी कि DTC देखने को मिलेगा, ठीक है। अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई आपको जो है ट्यूबरक्लोसिस यूनिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं ट्यूबरक्लोसिस यूनिट के बाद में कौन सी अगले हमारा आता है, माइक्रोस्कोपी सेंटर आते हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपी सेंटर के बाद में हमारा डॉट सेंटर आएगा, क्लियर है। चलिए तो आपने समझा यहाँ पे 5 टियर स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के, क्या क्या इनके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला है टू अचीव द क्योर रेट
ऑफ नॉट लेस देन 85% थ्रू शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी। ठीक है, यानी कि जो शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है, ठीक, उसके थ्रू हमें 85% से भी कम जो है रोग मुक्ति दर को अचीव करना है। ठीक है, यानी कि 85% से भी कम जो है मुक्ति दर हो इसकी बीमारी की। ठीक है, नेक्स्ट किया हमारा टू डिटेक्ट 70% ऑफ द एस्टिमेटेड केस थ्रू स्पूटम स्पीयर्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है, किसी पेशेंट को टीबी है, तो हम क्या करते हैं, उसके बलगम की जांच करते हैं। ठीक है, तो उसको हमें कितना करना है, 70% जो है केस हमें एस्टिमेट करना है, किसके थ्रू, याद रखिएगा, स्पूटम स्पीयर के थ्रू। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट है, टू इन्वॉल्व नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और हमें ये भी देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है RLTCP के अंतर्गत NGO जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यूज डॉट्स एज कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। और RLTCP के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि RLTCP ने ही जो है डॉट को एडप्ट किया था। ठीक, तो इसको क्या हमें कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट के रूप में दोस्तों प्रायोरिटी देना है हमें। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की क्या क्या रणनीतियाँ थी। तो सबसे पहला, इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल फॉर सपोर्ट। ठीक है, यानी कि RLTCP को सपोर्ट करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, संगठन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, अगला क्या है, इंक्रीज इन बजटरी आउटले, जो भी बजट इसके अंतर्गत दिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, किसके ऊपर, RLTCP के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, यूज ऑफ स्पूटम माइक्रोस्कोपी एज ए प्राइमरी मेथड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हमारा नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, केवल बीमारी को कंफर्मेशन के लिए हम केवल एक्सरे पर ही निर्भर थे। ठीक है, अब वो क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी मेथड क्या माना जाएगा, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, यानी कि बलगम की यहाँ पे जांच को ही हम जो है प्रायोरिटी देंगे, और उसी से जो हम लोग कंफर्मेशन देंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति को टीबी है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टीबी ट्रीटमेंट। जो भी टीबी ट्रीटमेंट हो उसमें एक मानक हो, स्टैंडर्डाइज हो। ठीक है, स्टैंडर्ड हो टीबी ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग रेगुलर अनट्रप्टेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, और ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो, कोई भी उसके बीच में व्यवधान ना पड़े। ठीक, अगला क्या हमारा, एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, रिसर्च, NGO इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोग्राम, और हमें ये भी देखना है, हमें ये भी बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग हो, रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है NGO का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके। ठीक है, चल अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की कि RLTCP अंतर्गत टीबी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कब हम करेंगे, याद रखिएगा, परसिस्टेंट कफ ऑफ 3 to 4 वीक ड्यूरेशन, यानी कि आपकी खांसी जो है 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा हो चुकी है, खांसी बनी है, ठीक है, बनी रही है, खांसी नहीं जा रही है, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, चेस्ट पेन है, छाती में दर्द हो रहा है, खून की उल्टी हो रही है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे कलेक्ट 2 स्पूटम सैंपल। अब जो है आप यहाँ पे 2 स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक, पहले ऑन स्पॉट सैंपल, जब आप मान लो कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल क्लिनिक आया, ठीक, तो एक आप जो है तुरंत लेंगे, उसका बलगम की जांच करेंगे, और एक जो है अगली सुबह उसको आने के लिए बोलेंगे। ठीक है, चलिए, इफ़ वन और बोथ सैंपल इज़ पॉजिटिव। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 सैंपल लिए थे, अब मैंने दोनों सैंपल की जांच करी, और उसमें मैंने पाया एक सैंपल या दोनों सैंपल अगर मेरे पॉजिटिव हैं, तो याद रखिएगा टीबी कंफर्म होगी पेशेंट की, तुरंत जो है इसको हम डॉट्स थेरेपी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक, अगला क्या केस हो सकता है, यदि दोनों केस जो है हमारे, दोनों जो स्पूटम हमने लिए थे उसको निगेटिव वो शो कर रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे, हम उसको एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है, 2 हफ्तों के लिए, कि उसकी खांसी जो है किसी तरह बंद हो जाए। अगर खांसी तब भी परसिस्टेंट है, यानी कि खांसी तब भी बनी है, ठीक है, नहीं सही हो रही है, खांसी अभी भी उसको आ रही है, तब हम क्या करेंगे, दोबारा जो है इसका हम सैंपल लेंगे। ठीक है, वही 2 सैंपल लेंगे, एक जैसे वो पेशेंट जब आएगा क्लिनिक तब लेंगे, और एक अगली सुबह लेंगे। ठीक है, तो 2 सैंपल हो गए हमारे। ठीक, फिर क्या होगा कि 2 सैंपल हो गए हमारे, तो एक सैंपल अगर मैंने बताया था अभी आपको कि अगर एक या दोनों हमारे जो कलेक्शन किया था, तो सैंपल हमने लिया था, अगर पॉजिटिव है तो टीबी कंफर्म कर देंगे और डॉट थेरेपी दे देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है कि इफ बोथ सैंपल आर निगेटिव, अगर दोनों सैंपल हमारे निगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट एक्सरे को परफॉर्म किया, यदि हमने देखा कि अगर हमारा पॉजिटिव आया रिजल्ट,
तो टीबी कंफर्म है यहाँ पे, और तुरंत जो है हम लोग डॉट्स थेरेपी को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यदि हमारा निगेटिव है तो समझ लीजिए कि टीबी एब्सेंट हो गया। यानी कि दो तरीके से हमने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। एक हमने जो है स्पूटम किया, स्पूटम की जांच करी, तब हमें निगेटिव रिजल्ट आया। फिर भी जो है हमने देखा कि और कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, उसमें भी हमने देखा कि हाँ टीबी बिल्कुल एकदम है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि टीबी एब्सेंट है। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन RNTCP। ठीक है, यानी कि RNTCP के अंतर्गत एक हमारे सामुदायिक नर्स का क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले क्या, इम्यूनाइज विद BCG एट बर्थ। ठीक है, यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत जो है उसको BCG का टीका लगाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टीच हाउ टू डिस्पोज स्पूटम सेफली, और हमारे पेशेंट को वो टीच करेगी कि जो भी बलगम निकल रहा है उसको वो कैसे जो है सेफली उसको डिस्पोज करेगी, कैसे उसको नष्ट करेगी, वो उसको समझाएगी। ठीक, अगला क्या हमारा, हेल्प टू रिमूव फियर एंड टैबूज अबाउट डिजीज, और नर्स ये मदद करेगी कि बीमारी को लेकर उसके अंदर जो भी डर है या कोई भी उसको मनाही है, ठीक, वो हम उसको हेल्प करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो डर है वो उसको हम दूर करेंगे बीमारी को लेकर, और डिजीज में आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या मनाही है, वो हम उसको बताएंगे। क्लियर है। चल अगला क्या पॉइंट है, एडवाइस टू टेक बैलेंस डाइट, उसको हम सलाह देंगे कि वो संतुलित आहार अपना लेता रहे। ठीक, चलिए अगला क्या पॉइंट हमारा, टीच गुड प्रैक्टिसेस लाइक बियर द मास्क ऑन माउथ ड्यूरिंग स्पीकिंग। ठीक है, और हम उसको एक अच्छी सलाह देंगे कि जब वो बात करना चाह रहा हो किसी से, तो अपने माउथ पर मास्क जरूर धारण कर ले। ठीक, एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिजिकल डिस्टेंस जो है बना के रखे, ताकि दूसरे व्यक्ति पर बोलते समय उसका सलाइवा जो है स्प्रिंकल ना हो, मतलब छिड़काव ना हो उसके ऊपर। ठीक, जिससे कि उसको भी टीबी होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, चल अगला क्या है, एड्रेस मिथ्स एंड स्टिग्मा एसोसिएटेड विद टीबी। ठीक है, और हम ये भी एजुकेट करेंगे टीबी को लेकर, जो भी एक बोलते कि टीबी एक कलंक है, ठीक, उसको लेकर जो भी मिथ हैं, ठीक है, वो हम उसको दूर करेंगे। क्लियर। चल अगला क्या है, एजुकेट पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग देयर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम पेशेंट को एजुकेट करें कि जो भी उसने ट्रीटमेंट लिया है वो कंप्लीट करे। ठीक है, कंप्लीट नहीं करेगा, बीच में छोड़ देगा, तो क्या होगा कि यही दवाएं आगे चल के जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करेंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो ड्रग लेगा तो वो ड्रग उसको असर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमारा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट और देयर फैमिली। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट या उसकी फैमिली को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। चल नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलरली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टीबी पेशेंट। ठीक है, जो टीबी का पेशेंट है उसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, एंड रिपोर्ट एनी इशू। अगर कोई भी इशू हमें रिपोर्ट किया है हमने, तो उसको हम तुरंत जो है हायर हेल्थ अथॉरिटी को उसको हम बता देंगे। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्या है, क्लोज फॉलो अप टिल कंप्लीटेड ट्रीटमेंट टू इंश्योर देयर इज नो रिलैप्स। ठीक है, ट्रीटमेंट होने तक, यानी कि कंप्लीट ट्रीटमेंट होने तक हम उसको जो है फॉलो अप करते रहेंगे। पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप जो है रेगुलर जो है हॉस्पिटल विजिट करते रहें, फॉलो अप लेते रहें। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, ताकि बीमारी जो है दोबारा लौट के वापस ना आए उसको। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलैप्स कहते हैं। क्लियर है। चल अगला क्या है, मेंटेन्स एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ टीबी केसेस, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस एंड आउटकम्स। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं टीबी के केसेस को लेके या ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस को लेके, और क्या उसके परिणाम आ रहे हैं, तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करके रखें, एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट एंड प्रमोट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टीबी, यानी कि टीबी के फैलाव को रोकने के लिए जो भी रोकथाम के उपाय हैं उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।